डियर स्टूडेंट, आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से वेलकम है। मैं आकाश है। मैं आपको अपनी वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए फिर जो आपको टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ाया था श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन था, मतलब मैं आपको सिखा रहा था, प्रतिरोधों का संयोजन सिखा रहा था। तो उसमें मैंने आपको श्रेणी क्रम के संयोजन के बारे में अच्छी तरह से बताया था और उन्होंने वीडियो के बाद देखा, आपने कमेंट किया, काफ़ी आपको अच्छा लगा वीडियो, बहुत अच्छी बात है। मैं उस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं और उसको समांतर क्रम के बारे में आज बताऊंगा कि समांतर क्रम संयोजन में कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको। ठीक, आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। समांतर क्रम संयोजन हम सीखेंगे आज प्रतिरोधों का, ऐसे लिखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन मैंने आपको बताया था कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। बताया था सभी प्रतिरोधों का पहला बिंदु, सभी प्रतिरोधों का पहला बिंदु किसी एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा बिंदु किसी दूसरे बिंदु से अगर जोड़ दिया जाए तो ऐसे क्रम को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये बातें मैं आपको बताया था। तो देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे गेस करेंगे, तीन प्रतिरोध लेंगे R1, R2, R3। R1, दूसरा लेंगे हम लोग R2 के फॉर्म में लेंगे और तीसरा लेंगे R3। तो आप जानते रहिएगा, पहले प्रतिरोध का ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु, इसके लिए भी ये पहला और ये दूसरा है। तो सभी प्रतिरोधों का पहला बिंदु किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा बिंदु किसी दूसरे बिंदु से, किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए तो ऐसे क्रम को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब हम करेंगे इन प्रतिरोधों को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब जोड़, ठीक, बैटरी से आपका जोड़ बताया था। यहाँ पे बैटरी में जो बड़ी पाई है ये शो करता प्लस, जो छोटी पाई वो शो करता माइनस शो करता। बैटरी कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है। जब बैटरी से करंट फ्लो करेगा, गैस करिए करंट यहाँ से आई फ्लो कर रहा है। जब करंट यहाँ पहुंचेगा, देख रहे हैं यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पर करंट पहुंचेगा तो आप देखिए यहाँ पे 3 शाखाएं बनी है, एक यहाँ पे, दूसरा ए और तीसरा ए। मतलब जब धारा आपका आई यहाँ पहुंचा, जहाँ शाखाएं 3 बनी है तो वहां से धाराएं 3 भागों में क्या जाएंगी, बढ़ जाएंगी। हम लोग कैसे करते हैं, अगर प्रतिरोध R1 है तो धारा क्या बनेगी, I1 बनेगी। अगर प्रतिरोध आपका R2 है, धारा क्या बनेगा, I2 बनेगा। अगर प्रतिरोध आपका R3 है तो जो धारा क्या बनेगी, R3। अच्छा, बताया था कि समांतर क्रम संयोजन के, जब मैं आपको सिखाया था तो नोट्स बताया था कि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग लेकिन विभवांतर क्या होता, समान होता। ये बातें मैं आपको बता चुका था अपने पिछले वीडियो में। आप उस वीडियो को देखिएगा, अगर इस वीडियो देखिए तो ज़्यादा आपको बेटर और अच्छा वीडियो लगेगा आपको। ठीक, और देखिए यहाँ से देखेंगे इस प्रतिरोधों में जो वोल्टेज है वो इक्वल है, सब में भी क्या है, धारा आपकी ऐसे निकलेंगी I1, I2, I3। जैसे पॉइंट यहाँ पहुंचेंगे तो धारा क्या बनेगी, आपकी I बनेगी। ठीक, अब हम करेंगे इस डायग्राम के अंदर हर एक प्रतिरोध में हम लोग ओम का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हर एक प्रतिरोध में हम लोग ओम का नियम लगाएंगे। और ध्यान रखिए ओम का नियम क्या है, बताया था जब किसी चालक की भौतिक अवस्था को क्या कर दें, नियत कर दें, तो उसके सिरों पर लगाकर विभवांतर धारा क्या होता, अनुक्रमानुपाती होता। यही ओम का नियम था, V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल टू I इंटू R। तो ध्यान रखिएगा ओम के नियम के अनुसार, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू I इंटू R। यही था ना, V इक्वल टू I इंटू R। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से कि इस कंडीशन में यहाँ से I की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे कि I इक्वल टू V अपॉन R। इससे कोई डाउट नहीं है। V इक्वल टू I इंटू R है तो हम लोग यहाँ से I निकालेंगे, हो जाएगा V अपॉन R, क्योंकि R जो यहाँ पे गुणा में है फिर उसको इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो I इक्वल टू V अपॉन R होगा। हम लोग यही चीजें इन प्रतिरोध पर, इन पर और इन पर लागू करेंगे। आइए देखिए यहाँ से पहले प्रतिरोध के लिए हम बात करते हैं पहले
प्रतिरोध के लिए। देखिए यहाँ से अगर हम लोग पहले प्रतिरोध में अगर ओम का नियम लगाते हैं तो यहाँ पे क्या है आई, इसमें क्या है पहले प्रतिरोध में I1, तो लिखेंगे I1 इक्वल टू, यहाँ वोल्टेज क्या है V, तो देखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के लिए वोल्टेज समान था तो V रहेगा V अपान। हम पहले प्रतिरोध की बात करते हैं तो पहले प्रतिरोध में जो प्रतिरोध की वैल्यू है वो क्या दी गई है R1, तो लिखेंगे R1 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में बात करेंगे और तीसरे में बात करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग है दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए अगर हम लोग एक कंडीशन अगर दूसरे प्रतिरोध लगाते हैं तो लिखेंगे I2 इक्वल टू V अपान R2। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि इसी कंडीशन को फिर फॉलो कराएंगे I2 इक्वल टू V अपान R2। समीकरण नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग कैसे करेंगे, तीसरे यूज करेंगे तो लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए तो क्या लिखेंगे वो I3, क्या लिखेंगे I3 इक्वल टू V अपान R3। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे लोग, कहेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने। समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर। आइए समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में और राइट वाला राइट में जोड़ेंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 एक साइड जोड़ देंगे और जो राइट साइड वाला है V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। याद करें थोड़ा सा, जब इस बैटरी से करंट आई निकला यहाँ से तो आप देखिए इस पॉइंट जैसे ही धारा पहुंचा हमारा तो धारा 3 भागों में क्या हो गया, डिवाइड 3 भागों में बट गया। कैसे बचा, I1 I2 I3। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे केस करिए बैटरी से हमारे 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। जब बैटरी से यहाँ 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो केस करिए इस पॉइंट पर जब धारा बढ़ रही है, अगर मान लीजिए इसमें 2 एम्पीयर गया, इसमें 3 एम्पीयर गया तो इसमें कितना जाएगा, 2A और 3A, 3 2 5 और 5 2 10 का जब 5 में चला गया, अगर सब बचा गया 5 बचा है तो 5 इसमें। ठीक, इसमें कि I1 I2 I3 को जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, I मिलेगा। इसीलिए I1 I2 I3 को जैसे ही जोड़ेंगे आपको मिलेगा एग्जैक्ट I मिलेगा। आप सकते हैं यहाँ ऊपर क्या कॉमन सब में है, V कॉमन है। जैसे आप V कॉमन लेंगे देखेंगे 1 अपान R1, फिर यहाँ से V निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा। ऐसे यहाँ से V निकलेगा, बाहर आएगा तो 1 अपान R2 बचेगा और फिर यहाँ बनेगा 1 अपान R3 बनेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा उसको। जब मैंने आपको इसमें ऊपर बताया गया ओम का नियम सिखा रहे थे, लिखा गया I इक्वल टू V अपान R। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे I की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, यहाँ से I इक्वल टू V अपान R, मतलब यहाँ पे I लिखा है तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, V अपान R लिखेंगे। और जैसे हम यहाँ पे V अपान R लिखेंगे तो यहाँ भी पहले स्थाई 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। आप देख सकते हैं कि V इस साइड में और इस साइड में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में है तो V स्वीकार कट गया। क्या होगा, V भी कट गया, यहाँ पर 1 बचा है जिसको इनिशियल देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कि 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। मतलब ये प्रतिरोध आपके पास और सारे हैं तो इनको हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 अपान R4 1 अपान R5 ऐसे पता चल जाएगा। तो जो आपके सामने ये डेरिवेशन मैंने किया, ये निगमन जो किया समांतर क्रम का, ये लास्ट का पोजीशन आप बना कि 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ध्यान रखिएगा ये समांतर का है और मैं अपने पिछले वीडियो में बताया आपको था श्रेणी क्रम मैंने बताया था, श्रेणी क्रम वो क्या था, वो देखिए से श्रेणी क्रम R इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2 और प्लस R3। जब श्रेणी क्रम के संयोजन के बारे में बात होगी तो उस समय प्रतिरोधों को इस क्रम में जोड़ेंगे, R इक्वल टू R1 R2 R3 के फॉर्म में जोड़ेंगे। लेकिन अगर वही प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो उनको जोड़ने का जो संयोजन है वह 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3 के फॉर्म में जोड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से
आपको श्रेणी और समांतर का जो निगमन है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमारे वीडियो के लिए वीडियो में कमेंट करें, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट के माध्यम बताएं आप, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ठीक। और मैं आपको अगली वीडियो में आपको 11th क्लास का फिजिक्स कंटिन्यू करने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को जल्द लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए।